हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टाफ। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ 2019 फाइनेंस टॉपिक फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम। तो अगर आपने पार्ट 1 इसका नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 देखिए, जिसमें मैंने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं विच वर आस्क्ड इन फाइनेंस टॉपिक इन 2019 फॉर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट टॉपिक ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम्स. Okay, so now we are moving ahead to the part 2. So I'll be starting with 21st question. तो 20 क्वेश्चन आपके लास्ट सेशन में हो गए थे. So now I'll be moving towards the 21st question. So the first question will be the reforms introduced in 90s was also known as globalization, industrialization, liberalization, industrialization, privatization and liberalization, globalization, privatization and industrialization, liberalization, privatization, globalization, या none of the above. So basically, Manmohan Singh, who was the finance minister at that point of time, उन्होंने इकोनॉमिक क्राइसिस से इंडिया को बाहर निकालने के लिए 3 रिफॉर्म्स को लाने की बात की थी. दैट वाज एलपीजी, दैट वाज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. बिकॉज इंडियन इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा क्राइसिस में थी. दे डोंट हैव इनफ मनी रिमेन्ड विद देमसेल्व्स कि वो इकोनॉमी को रन कर सके, है ना. और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने शर्त रखी कि आपको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जैसे स्टेप उठाने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम आपको पैसे देंगे टू रन योर इकोनॉमी. हेंस दीज रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस. तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. अपने जितने भी रूल्स हैं उनको लिबरल करना, जो गवर्नमेंट एजेंसी है उनको कुछ हद तक प्राइवेटाइज करना और प्राइवेट प्लेयर्स को एंटर करने देना इन द इंडियन इकोनॉमी. एंड ऑल्सो जो बाहर की एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनको भी अलाउ करना इंडिया में आके बिजनेस करने के लिए. दैट वाज अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइट. तो आपको आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. देन द सेकेंड क्वेश्चन इज which of the following sector have been exempted from the disinvestment process. तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स जो हैं, या फिर जो गवर्नमेंट मान लो कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, कोई पीएसयू है, दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जहां पर गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग किसकी है? आपकी गवर्नमेंट की है. और गवर्नमेंट जब वो शेयर प्राइवेट प्लेयर्स को अलॉट कर देती है या फिर प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल देती है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट, राइट. तो डिसइन्वेस्टमेंट जो है, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस? पावर एंड रेलवे, एटॉमिक पावर एंड रेलवे विद सर्टेन एक्सेप्शंस, एटॉमिक पावर एंड रेलवे, डिफेंस, या नन ऑफ द अबव. तो याद रखना, जो आपका एटॉमिक पावर एंड रेलवे है with some exceptions that is exempted from the disinvestment process, because सरकार बोलती है कि एटॉमिक एनर्जी जैसी चीजें और रेलवे जैसी चीजें वो अपने पास ही रखना चाहती है. दे डोंट want to disinvest. इवन आप देखो, इंडियन रेलवे इज ओनली ऑर्गेनाइजेशन विच इज अलाउड टू रन रेल्स इन इंडिया. एंड एटॉमिक तो अगर किसी और के हाथ में दे दिया फिर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज एटॉमिक एनर्जी इज वेरी डेंजरस ऑल्सो इफ इट वेंट टू इन अनसेफ हैंड्स, राइट. चलिए, द थर्ड क्वेश्चन, विच बैंक वाज मर्ज्ड विद बैंक ऑफ बड़ौदा. तो ये बेसिकली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 2019 में. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देना बैंक एंड यूको बैंक इज द फर्स्ट ऑप्शन, विजय बैंक एंड यूको बैंक, देना बैंक एंड विजय बैंक, ओबीसी एंड विजय बैंक, या नन ऑफ द अबव. तो अगर मैं बात करूं, जो आपका देना बैंक और विजय बैंक है, दे वर मर्ज्ड विद द बैंक ऑफ बड़ौदा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी capital market facilities issuance of new securities and their trading. Which type of capital market facilitates IPO? IPO stands for initial public offering. ठीक है. तो देखिए जब भी कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स जो हैं वो लिस्ट करती है, पहली बार जब पब्लिक को अपने शेयर्स इशू करती है एंड उनसे पैसे मंगवाती है, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस is known as initial public offering, IPO. that is पहली बार इनिशियल पब्लिक को पहली बार जो है शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं और पब्लिक जो है उसके बदले शेयर्स को सब्सक्राइब करती है. तो ये सारी की सारी प्रोसेस कहां पर होती है? प्राइमरी मार्केट में. ठीक है. और जब एक बार शेयर लिस्ट हो जाते हैं और उनकी जब बाइंग एंड सेलिंग होती है मार्केट में, शेयर मार्केट में, तो वो सेकेंडरी मार्केट में होती है. तो आईपीओ जो है, याद रखिएगा, वो किस में आता है? आपका
प्राइमरी मार्केट में आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्राइमरी मार्केट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हिच टाइप ऑफ बायर हैज द राइट टू सेल द सिक्योरिटीज बिफोर मैच्योरिटी? कॉल बायर, पुट बायर, पुट सेलर, कॉल सेलर या नन ऑफ द अबव? देखिए ये थोड़ा सा ऑप्शन ट्रेडिंग का क्वेश्चन है। ऑप्शन ट्रेडिंग, अगर आप में से कोई लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते होंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बट फिलहाल के लिए आप बस ये समझ लीजिए, ठीक है, जब भी हम ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन खरीदते हैं, है ना, कोई भी स्टॉक मार्केट में जाके ऑप्शन खरीदते हैं कि भाई निफ्टी इतना बढ़ जाएगा, इतना कम हो जाएगा, जो भी है, तो याद रखिएगा हमेशा जो बायर है, हमेशा बायर के पास अथॉरिटी रहती है सिक्योरिटी को या फिर ऑप्शन से बाहर निकलने की, ठीक है, ऑप्शन से बाहर निकलने की या ऑप्शन में बने रहने की हमेशा से अथॉरिटी किसके पास है? बायर के पास है, ठीक है। तो अगर सेल करने की अथॉरिटी है, अगर राइट टू सेल की अथॉरिटी है तो दैट विल बी नोन एज पुट, एंड इफ राइट टू बाय करने की अथॉरिटी है देन दैट विल बी नोन एज कॉल। तो याद रखिएगा इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंसेप्ट से आप ये बात याद रखना कि जब भी, एक बात समझ में आ गई है कि बायर के पास अथॉरिटी रहती है, जब भी सेल लिखा होगा तो दैट मींस पुट बायर, और जब भी राइट टू बाय लिखा होगा तो दैट कैन बी कॉल्ड एज कॉल बायर, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट टू सेल के हिसाब से पुट बायर विल बी योर आंसर। तो आपका जो कॉल ऑप्शन हो गया और पुट ऑप्शन हो गया, तो कॉल ऑप्शन कॉल बायर के पास अथॉरिटी रहती है, ठीक है, और यहां पर पुट ऑप्शन में पुट बायर के पास अथॉरिटी रहती है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो यहां पर देखो बायर बायर आ रहा है दोनों में, ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉन्ड which matures multiple time over a period of time and can also be redeemed is also known as। तो याद रखिएगा जो सीरीज बॉन्ड होता है आपका, उसको क्या किया जा सकता है? मल्टीपल टाइम जो है वो मैच्योर भी हो सकता है और मल्टीपल टाइम हम उसमें पैसे या रिडीम कर भी सकते हैं उसको। तो याद रखिएगा सीरीज बॉन्ड इज योर आंसर। और ठीक है, तो सीरियल बॉन्ड, इट्स नॉट सीरीज बॉन्ड, इट विल बी सीरियल बॉन्ड। ओके, सीरियल बॉन्ड इज योर आंसर बिकॉज दोनों मिलते जुलते हैं। सीरियल बॉन्ड इज योर आंसर। तो ऐसा बॉन्ड जो मल्टीपल टाइम ओवर अ पीरियड जो है वो क्या होता है? मैच्योर होता है एंड कैन ऑल्सो बी रिडीम्ड इज नोन एज योर सीरियल बॉन्ड, नॉट सीरीज बॉन्ड। तो दोनों में देखो कंफ्यूज मत होना, सीरीज एंड सीरियल, ठीक है, सीरियल बॉन्ड विल बी आंसर, नॉट द सीरीज बॉन्ड, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ वी डिडक्ट इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम फिजिकल डेफिसिट इट इज नोन एज। तो याद रखना कि जब भी हम फिजिकल डेफिसिट से इंटरेस्ट पेमेंट को लेस करते हैं दैट पर्टिकुलर डेफिसिट विल बी नोन एज द प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं उसको। तो बेसिकली डेफिसिट का मतलब क्या होता है? जब हमारे खर्चे जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं इनकम से, ठीक है, जब हमारे खर्चे जो हैं वो इनकम से ज्यादा हो जाते हैं। तो बेसिकली जो फिजिकल डेफिसिट है मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मोर देन द गवर्नमेंट इनकम, राइट। तो यहाँ पर देखो अगर मैं टाइप्स ऑफ डेफिसिट की बात करूं, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होगा? टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट्स। फिजिकल डेफिसिट मतलब क्या होगा? टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग रेवेन्यू प्लस कैपिटल माइनस टोटल रिसीट। और प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होगा? फिजिकल डेफिसिट, ये जो फिजिकल डेफिसिट आपका आंसर है उसमें से जब आप इंटरेस्ट पेमेंट को लेस करते हो दैट विल बी योर प्राइमरी डेफिसिट, जो हमारा यहाँ पर आंसर भी है। चलिए now we will move on to the next question, that which of the following is not the mode of deficit financing? Borrowings, issuing more government securities, increasing tax rate, issuing treasury securities या none of the above। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जब भी कोई फिजिकल डेफिसिट या फिर कोई भी डेफिसिट होगा तो इनमें से कौन सा जो है डेफिसिट फाइनेंस, मतलब डेफिसिट को कवर अप करने के लिए कौन सा इनमें से हम यूज जो है या फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग को के लिए वो नहीं कहलाएगा बेसिकली, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, कि डेफिसिट को पूरा करने के लिए अगर हमने कोई चीज यूज की, कोई तरीका यूज किया, तो उनमें से कौन सा डेफिसिट फाइनेंसिंग की कैटेगरी में नहीं फॉल करेगा? बोरिंग्स, ऑब्वियसली बोरिंग्स अगर आप ले रहे हो तो डेफिसिट फाइनेंसिंग को पूरा करने के लिए ले रहे हो। देन इशूइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऑब्वियसली दैट विल बी आल्सो मोड ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। इंक्रीजिंग टैक्स रेट, इंक्रीजिंग टैक्स रेट कभी भी जो है वो आपका मोड ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं होता है। इशूइंग ट्रेजरी सिक्योरिटीज या नन ऑफ द अबव। तो आपको याद रखना है टैक्स रेट का इंक्रीज करना इज नॉट
मोड ऑफ कवरिंग अप द डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। तो इंक्रीजिंग टैक्स रेट विल बी योर आंसर, ठीक है। चलिए, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग है वो हम कैसे 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 पूरा कर सकते हैं। न्यू नोट्स प्रिंट कर दिए, बोरिंग्स ले ली, ठीक है, चाहे वो इंटरनल सोर्सेज से ली, आरबीआई, जनरल पब्लिक, यहाँ पर सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कर दिए, ट्रेजरी बिल्स वगैरह इशू कर दिए, ठीक है, एंड बोरिंग्स फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज सच एज आईएमएफ, है ना, दूसरी कंट्री से बोरिंग लेंगी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। चलिए, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज government measures to manage its finance by fiscal consolidate leads to reduce government expenditure, increased borrowings, reduce tax collection, decreasing tax rate या none of the above। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फिजिकल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए कौन सा बेस्ट स्टेप है, तो दैट इज रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट जो है वो अपना खर्चा थोड़ा कम कर दे, ताकि इनकम को जब हम कंपेयर करें तो वो डेफिसिट कम दिखे। जैसे अब देखो, सीधी सी बात है, मान लो कि आपकी इनकम 100 रुपीज है और आप खर्चा कर रहे हो 120 रुपए, तो जब आप अपने खर्चे को ही कंट्रोल कर लोगे तो आपको 20 रुपीज क्या लेने पड़ेंगे, बोरिंग लेने पड़ेंगे, राइट। बट अगर आप अपने खर्चे को ही कंट्रोल कर लोगे, बिकॉज इनकम जो है वो आपके हाथ में नहीं होती, जैसे सैलरी अगर आपकी फिक्स्ड आ रही है तो दैट इज नॉट इन योर हैंड, बिकॉज दैट इज अ फिक्स्ड कंपोनेंट, बट खर्चे कंट्रोल करना वो आपके हाथ में। तो जब आप एक्सपेंडिचर को कम कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका फिजिकल डेफिसिट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो 120 से हमने खर्चा कर लिया 90 रुपए, सो नाउ इंस्टेड ऑफ बोरोइंग 20 रुपीज यू आर सेविंग 10 रुपीज, ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना है रिड्यूस द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इज अ यूनिवर्सल बैंक नाउ। तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कौन से इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो स्मॉल फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, छोटे छोटे अमाउंट के पैसे जो हैं वो लेंड करते हैं, एज अ लोन देते हैं। और यूनिवर्सल बैंक कौन सा बैंक होता है, जो सारे के सारे फंक्शंस जो है प्रोवाइड करता है टू इट्स कस्टमर। तो कौन सा रिसेंटली उस टाइम बना था, तो याद रखना आपका बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक जो है वो आपका यूनिवर्सल बैंक बन गया था, ठीक है। तो बेसिकली अगर माइक्रो सेविंग्स, माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो इंश्योरेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है ये कौन सा बैंक, सॉरी माइक्रो फाइनेंस बैंक। और याद रखिएगा कि जो आपका 17 जून 2015 है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रांटेड द यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस टू बंधन बैंक, ठीक है। बंधन बैंक को आपका यूनिवर्सल लाइसेंस दे दिया, यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कीम रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट बनाया जाए, दैट इज व्हाट फाइनेंशियल इंक्लूजन इज। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में लाने के लिए जो क्रेडिट फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने स्कीम्स लेके आई है, तो वो स्कीम्स ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तभी तो लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन इजिली हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कीम रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन, जनधन स्कीम, इजी केवाईसी स्कीम, मुद्रा स्कीम, बैंकिंग करस्पॉन्डिंग या नन ऑफ द अबव। तो याद रखना, जो आपकी मुद्रा स्कीम है दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ द, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम, ठीक है। तो जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम व्हिच इनेबल्स अ स्मॉल बोरोअर्स टू बोरो फ्रॉम बैंक्स, आपके MFIs, NBFCs, that is non-banking financial companies, for loans up to 10 lakh for non-farm income generating activities, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, which of the following acts as an agent of micro financial institutions, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए कौन लोग एज एन एजेंट काम करते हैं, तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने होते हैं। तो याद रखिएगा, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इज जस्ट गांव, मान लो एक विलेज है, विलेज की औरतों 15-20 औरतों ने जो है वो क्या किया, एक ग्रुप बना लिया और अपने थोड़े थोड़े सेविंग्स यहाँ पर इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। और जब भी उनमें से किसी को भी पैसों की जरूरत पड़ गई तो छोटे छोटे लोन जो है उस पर्टिकुलर पर्सन को मिल गए। तो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी तो यही करते हैं, ठीक है। तो दे आर जस्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग। तो यू कैन सी दैट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। से सपोज 18 से 40 ईयर्स की महिलाओं ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, ठीक है, जो भी इंडिया में ही नहीं, बहुत ज्यादा एरियाज में, साउथ एशिया में या फिर साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जहां पर ये लोग अपने हेल्प करती हैं, पैसा इकट्ठा करती हैं और अपनी अपनी जो ग्रुप की महिलाएं हैं उनको प्रोवाइड करती हैं सारी की सारी सर्विसेज इन केस ऑफ इशू। देन अगला क्वेश्चन है, विच इज द बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग इंडिया जीडीपी, ठीक है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए कौन सा बेस ईयर है। तो याद रखना है आपने, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये।
2011-12 जो है, जो सेंसस वाला ईयर था, दैट वाज द बेस ईयर फॉर द कैलकुलेटिंग जीडीपी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. देखो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिससे ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे देश का डेवलपमेंट हो, ठीक है, उससे कोई ना कोई रेवेन्यू जनरेट हो, राइट. और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है कि उसके ऊपर उससे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, वो सिर्फ और सिर्फ देश की जरूरत है इसलिए किया जा रहा है, ठीक है. तो अगर मैं बात करूं या फिर डिफेंस एक्सपेंडिचर की, ठीक है, डिफेंस एक्सपेंडिचर it is a non-development expenditure because देखो it refers to those expenditure of the government which does not directly help in economic development. ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर जो है गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर पे इन्वेस्ट कर रही है तो उससे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, राइट, सिर्फ देश की सुरक्षा हो रही है ना. और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, बट आजकल अगर मैं बात करूं आज के टाइम में गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन डिफेंस सेक्टर मोर एंड मोर. डिफेंस कंपनीज बहुत ज्यादा ग्रो कर रही हैं. डिफेंस कंपनीज की अगर मैं बात करूं, हाँ वहां पर बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन 2019 दिस वाज द पॉइंट ऑफ कंसर्न दैट इट वाज अ नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. ठीक है, चलो देखो यहाँ पर डेवलपमेंट का साफ साफ लिखा है कि जहां पर इनकम जनरेट हो, रियल इनकम ऑफ द कंट्री इंक्रीजेस एंड डेवलपमेंट भी हो. देन द लास्ट क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन दैट एग्जाम 2019 एग्जाम का ये लास्ट क्वेश्चन है. 35 क्वेश्चंस वर आस्क्ड. Which of the following banks launched India's first banking robot named Lakshmi? तो याद रखना आपका जो सिटी यूनियन बैंक है उन्होंने उस टाइम फर्स्ट इंडियन रोबोट जिसका नाम लक्ष्मी था वो लॉन्च की थी फॉर द बैंकिंग पर्पस. सो दिस वाज योर ऑल क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड इन 2019 आरबीआई ग्रेड बी फाइनेंस टॉपिक. तो आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपको आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी. सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब so that we can teach you in a better and very good manner. Okay, chaliye, thank you guys, thank you so much.